हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए, इस तरह के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है पाठचर्या मूल्यांकन यानी करिकुलम इवोल्यूशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन यानी करिकुलम इवोल्यूशन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और अथवा कह सकता है कि पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या सोपानों की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, MGQAP के बच्चे बार बार इस पेपर के नोट्स के लिए कह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि उनके प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूं कि देखिए, पाठचर्या मूल्यांकन या पाठ्यक्रम मूल्यांकन की जो प्रक्रिया या चरण या सोपान आप कह रहे हैं, ये एक और भी तरीके से मैंने बताया है। वो तरीका भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। आप दोनों प्रक्रियाओं यानी दोनों जो प्रक्रिया का तरीका है दोनों आप देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो याद करिएगा। दोनों में अलग अलग तरीके से मैंने बताया है। 4 स्टेप वो भी है, 4 स्टेप में ये वाला भी प्रक्रिया है, लेकिन दोनों में अलग अलग मेथड मतलब अलग अलग स्टेप हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हमको 6 लाना है तो हम 2 + 2 करके भी 6 लाते हैं, हम 2 × 3 करके भी 6 लाते हैं। तो 6 तो हमारी दोनों वैल्यू आई। तो क्या दोनों कोई एक तरीका गलत है इसमें? नहीं ना, दोनों तरीके सही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का प्रक्रिया का एक तरीका वो भी है जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा है, एक तरीका मैं ये भी बता रही हूँ। आपको जो दोनों सही लगेगा, दोनों में से जो आपको ईजी लगेगा वो तरीका अपनाइएगा, दोनों सही है। ठीक है, अपने जगह पर दोनों प्रक्रिया सही है। तो चलिए अब हम इसके उत्तर की बात करते हैं। तो पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया में या चरण में या सोपान या जो भी आप कह लें, तो आप इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा कि पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसके चरण या सोपान। तो यहाँ पर अब आप उत्तर में लिखेंगे कि पाठचर्या मूल्यांकन यानी करिकुलम इवोल्यूशन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके विभिन्न चरणों से गुजरते हुए मूल्यांकन कार्य किया जाता है। यानी हम पाठचर्या का जो मूल्यांकन है वो हम एक जो है क्रम से करते हैं, मतलब एक एक स्टेप फॉलो करके तब उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे एक सीढ़ी की तरह, मान लीजिए आप अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप स्टेप वाइज चढ़ेंगे। आप अचानक पहले से लास्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़े जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज चढ़ेंगे तो आप सीढ़ी जो है अच्छे से आसानी से समझ लेंगे, उसको चढ़ पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जो पाठचर्या मूल्यांकन क्या है, वो एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे कि विभिन्न चरणों से गुजरते हुए हम मूल्यांकन कार्य करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है वो 4 चरण से होकर जाती है। तो वही चीज़ आगे लिखा है कि इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। वो 4 चरण क्या है यहाँ पे? पहला चरण है मूल्यांकन हेतु पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण। दूसरा, मूल्यांकन हेतु आंकड़ों का संकलन। तीसरा, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण। चौथा, प्राप्त सूचनाओं का विवरण देना। ये 4 चरण हैं। अब हम एक एक चरण पे चलेंगे। पहला था मूल्यांकन हेतु पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण। जैसे अब पाठचर्या अलग अलग, मतलब पाठचर्या या पाठ्यक्रम अगर हम कह लें तो ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम क्लास 6 का पाठ्यक्रम की बात करें, क्लास 6 के करिकुलम की बात करें, उसी तरह मान लीजिए क्लास 7 या क्लास 8 या किसी भी क्लास के करिकुलम की बात करें, तो उसमें कई तरह के सब्जेक्ट हैं, है ना, कई तरह के सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए कि हम एक सब्जेक्ट को एक पक्ष कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण किया जाता है कि हम किस पक्ष का, पाठचर्या के किस पक्ष का निर्धारण करना चाह रहे हैं। आप इकट्ठे सभी चीज़ का देखिए मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको कहा जाए कि तुरंत इसका पूरा ओवरऑल इकट्ठे इसका मूल्यांकन करके बताओ, तो आप कोई भी चीज़ इकट्ठे नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि आप किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, पाठचर्या के किस पक्ष का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। आप अगर उस चीज़ को एक एक पक्ष को लेके मूल्यांकन करेंगे, फिर एक समरी निकालेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी कि पाठचर्या का मूल्यांकन ओवरऑल कैसा रहा। तो हम उसको डिवाइड करके हम एक एक पक्ष को लेके मूल्यांकन कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि मूल्यांकन हेतु पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण किया जाता है आपके फर्स्ट स्टेप में। तो इसमें आप लिखिएगा कि मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम यह निर्धारित करता है कि पाठचर्या के किन पक्षों का मूल्यांकन किया जाना है। इस हेतु वह सर्वप्रथम मूल्यांकन क्रिया के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जैसे कि अब यहाँ पे जो पाठचर्या है उसमें हम पहले एक पक्ष निर्धारित करते हैं कि हम पाठचर्या के
इस पक्ष का निर्धारण करना चाहते हैं। हम पाठचर्या की, चलिए मान लेते हैं हम ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं कि उस पाठचर्या का जैसे वो पाठचर्या से बच्चों को कितना ज्ञान मिल पा रहा है। ठीक है, हमने एक पक्ष निर्धारित कर दिया कि ज्ञानात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष या बोधात्मक पक्ष, आप कोई पक्ष चूज कर लीजिए कि हम पाठचर्या के इस पक्ष का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पाठचर्या या पाठ्यक्रम में हमने एक इतिहास विषय ले लिया, हमने एक भूगोल विषय ले लिया, हमने उसमें ये देखा कि हमने उसके ज्ञानात्मक पक्ष को चूज कर लिया कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस भूगोल विषय का जो पाठ्यक्रम या करिकुलम है, जो पाठचर्या है, उससे बच्चों को ज्ञान कितना मिल पा रहा है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का क्या जो है मतलब कैसा प्रभाव रहा है बच्चों के ऊपर, उसका ज्ञानात्मक पक्ष का कितना प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे उससे कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं उस पाठ्यक्रम या उस पाठचर्या से। तो उसका निर्धारण फर्स्ट स्टेप में होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसमें ओवरऑल क्या है कि आप पाठचर्या के पक्ष का निर्धारण करते हैं फर्स्ट स्टेप में। इसके लिए पहले आप मूल्यांकन क्रिया के जो उद्देश्य है उसको आप पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि हम इस उद्देश्य को जो है ध्यान में रखते हुए हम मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो मूल्यांकन क्रिया का उद्देश्य है उसको आप सबसे पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे कि हम इस उद्देश्य से जो है मूल्यांकन कार्य करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आप पाठचर्या के जिस पक्ष का मूल्यांकन कार्य करते हैं आप उसका निर्धारण जो है इस स्टेप में कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हम सेकेंड स्टेप की, जो है मूल्यांकन हेतु आंकड़ों का संकलन। तो यहाँ पर पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो मूल्यांकन हेतु पाठचर्या के पक्षों का निर्धारण करने के पश्चात मूल्यांकनकर्ता आंकड़ों का संग्रहण करता है। इस हेतु वह पहले उन सूचनाओं को चिन्हित करता है जिनका संग्रहण किया जाना है। साथ ही सूचनाओं को संग्रहण हेतु जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाने वाला होता है उसका भी चयन किया जाता है। उपकरणों के रूप में साक्षात्कार, परीक्षण, प्रश्नावली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो पहले एग्जाम्पल देती हूँ, समझाती हूँ, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल पहले ले लीजिए फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगी मैं। मान लीजिए कि हमें जैसे मैंने कहा कि विज्ञान विषय ले लिया है, कोई विषय ले लिया, हमने उस विषय का मान लीजिए उसके पाठ्यक्रम का हमने ये देखा कि ज्ञानात्मक पक्ष का हमें मूल्यांकन करना है। जैसे अभी मैंने पीछे कहा, तो हमने ज्ञानात्मक पक्ष मान लीजिए चूज कर लिया कि हम पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे उस पाठ्यक्रम से कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना ज्ञान उनको मिल पा रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले मूल्यांकन करने वाला क्या करेगा, कुछ आंकड़े तो एकत्रित करेगा ना। अगर आपको ये जानना है कि जैसे शिक्षक को मान लीजिए कि शिक्षक हमारा मूल्यांकन करता है, एक इतिहास विषय का शिक्षक है, मान लीजिए कि उसे मूल्यांकन करना है कि अपने पाठ्यक्रम का ज्ञानात्मक पक्ष का कि बच्चे उस पाठ्यक्रम से कितना ज्ञान ले पा रहे हैं, कितना ज्ञान बच्चों में हम उस पाठ्यक्रम से जो है डेवलप कर पा रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ आंकड़े एकत्रित करेगा, तभी तो वो बता पाएगा ना कि हाँ इसलिए हमने इसमें मूल्यांकन कर लिया, हमें ये पता चल गया कि हाँ वाकई में ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हमने सक्सेसफुली कर लिया, ये रहा आंकड़ा कि हाँ ये चीज़ इतना सफल है या इतना असफल रहा। तो इसके लिए जो अध्यापक है वो क्या करेगा, कुछ आंकड़े एकत्रित करेगा। एकत्रित करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ सूचनाएं एकत्रित करेगा ना, कुछ जो आंकड़े अगर आपको इकट्ठा करने हैं, डाटा आपको इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आप करेंगे कुछ सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप आंकड़ा एकत्रित करेंगे। जैसे अध्यापक को, इतिहास विषय के अध्यापक को ये जानना है कि इतिहास विषय के पाठ्यक्रम से बच्चे कितना सीख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आप खुद बताइए कि वो क्या करेगा। वो अध्यापक बच्चों से जानने की कोशिश करेगा। तो बच्चों से जानने के लिए जो है वो क्या कर सकता है, कुछ उपाय, कुछ उपकरण, कुछ तरीका यूज कर सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है, वो बच्चों का टेस्ट ले सकता है अध्यापक। वो बच्चों से जो है कुछ प्रश्न पूछ के, यानी प्रश्नावली मेथड का उपयोग करके भी बच्चों से जानने की कोशिश कर सकता है कि वो इतिहास विषय का पाठ्यक्रम से बच्चे कितना ज्ञान ले पा रहे हैं। या फिर साक्षात्कार कर सकता है, 1 बाय 1 बच्चों को बुला के उनसे उस विषय से संबंधित जो है साक्षात्कार कर सकता है, ये जानने के लिए कि बच्चों का उस पाठचर्या से बच्चों को कितना ज्ञान मिल पा रहा है। तो इस तरह से वो कुछ आंकड़े एकत्रित कर पाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उन आंकड़ों का संकलन होता है, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो आई होप कि आपको सेकेंड स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ।
प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण। तो प्राप्त आंकड़ों का तत्पश्चात विश्लेषण किया जाता है और उन्हें तालिका एवं ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके हेतु उद्देश्यों, आंकड़ों एवं उपकरणों के आधार पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग अक्सर दो या अधिक पाठचर्या के मध्य सार्थक अंतर व सहसंबंध जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जैसे अलग अलग पक्ष का हमने क्या किया, अलग अलग पक्ष का आपने जैसे मैंने कहा ज्ञानात्मक पक्ष, पाठचर्या के ज्ञानात्मक पक्ष का आपने मूल्यांकन किया, उसी तरह कौशलात्मक पक्ष का आपने मूल्यांकन किया, आपने बोधात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया, करते हैं ना। इस तरह से आप पाठचर्या के कई पक्षों का, हर विषय के अलग अलग पक्षों का आपने मूल्यांकन किया। फिर आपने उसके लिए बच्चों से कुछ तरीके अपना के साक्षात्कार, प्रश्नावली वगैरह या फिर परीक्षण वगैरह करके आपने एक डाटा इकट्ठा कर लिया, एक आंकड़ा एकत्रित कर लिया, जो कि आपने सेकेंड स्टेप का कार्य था। अब आपने जब डाटा कुछ इकट्ठा कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब आप उसे अब छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके तोड़ के एक तालिका बनाएंगे जानने के लिए कि जो आपका मूल्यांकन है वो कहाँ तक सही है, या मूल्यांकन को आप किस तरह से अच्छे से समझने के लिए कि हाँ मूल्यांकन हमारा इतना सही है, या ये पाठचर्या इतनी सही है, इतनी सही नहीं है, यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, इस विषय में बदलाव की ज़रूरत है, इस विषय के पाठचर्या में हमें जो है और काम करना है। तो ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप तालिका या ग्राफ के रूप में उन जो आंकड़े जो आपने इकट्ठा किए हैं उसको आप तालिका के रूप में या आंकड़े के रूप में, अब तालिका या आंकड़े आपने देखे हैं ना, जैसे सर्वे होता है, तो जैसे सर्वे आप देखे होंगे बहुत, मैथ में भी जो तालिका या ग्राफ होती है वो भी देखा होगा। नॉर्मली अगर आप देखें तो ग्रोथ, जैसे अभी हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा आई है, तो पहले की जीडीपी के लिए हम एक जो है आंकड़ा तैयार कर सकते हैं, एक तालिका बना सकते हैं कि हमारी जो ग्राफ है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो वही तालिका या ग्राफ आपने मैथ में भी देखा होगा, उस तरह की तालिका या ग्राफ के रूप में जो जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप उद्देश्यों, आंकड़ों और उपकरणों के आधार पर आप सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग करके ही आप जो आंकड़े वगैरह हैं वो तैयार करते हैं। आप ये समझने की कोशिश करते हैं इन सांख्यिकी के प्रयोग करके कि जो आपका पाठचर्या है वो कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, कहाँ पे संशोधन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको इसी विश्लेषण के थ्रू ही पता चलेगी। तो ये जो सांख्यिकी का प्रयोग है वो अक्सर दो या दो से जो है अधिक पाठचर्या के मध्य हम ये सहसंबंध जानने के लिए या फिर अंतर को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने मान लिया कि कक्षा 6 में अलग अलग विषय हैं, इतिहास है, गणित है, भूगोल है, विज्ञान है, इस तरह के हमने सब्जेक्ट ले लिए। हमने उसका मूल्यांकन किया उस पाठचर्या का। हमें ये पता चला कि जो पाठचर्या मैथ के लिए था वो बहुत टफ है, तो उसका ग्राफ हमने छोटा बना दिया। हमने एक इतिहास कर लीजिए, इतिहास विषय हमारा था, उसका हमने ग्राफ थोड़ा बड़ा बना दिया। हमने ये देखा कि उसका सिलेबस जो है, उसका पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे वाकई में उस करिकुलम से, उस पाठचर्या से अच्छा ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं या फिर अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। तो इसी तरह भूगोल, उसी तरह विज्ञान का ग्राफ आपने दिखा दिया। तो आप क्या जान पा रहे हैं कि अलग अलग जो विषय हैं आप उनके पाठचर्याओं के मध्य आप अंतर को भी समझ पा रहे हैं उस तालिका, उस ग्राफ की बदौलत। तो सांख्यिकी में आप इस तरह के जो है तालिका या ग्राफ की हेल्प से आप अलग दो या दो से जो अधिक पाठचर्या हैं उसके मध्य अंतर को भी समझ सकते हैं कि हाँ दोनों के मध्य अंतर है, दोनों के मध्य सहसंबंध क्या है, कहाँ पर हमें और मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पर पाठ्यक्रम को सुधारने की ज़रूरत है, किस करिकुलम को ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, कौन सा करिकुलम सही है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये सब कुछ आप जो है थर्ड स्टेप में देख पाते हैं। लास्ट हमारा आता है फोर्थ स्टेप, जो है प्राप्त सूचनाओं का विवरण देना। तो आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात प्राप्त सूचनाओं का विवरण दिया जाता है। विवरणों का लेखन प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होता है। सूचनाओं के विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उन्हीं निष्कर्षों का लेखन इस चरण में किया जाता है। निष्कर्षों के आधार पर पाठचर्या की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है उसके लिए पाठचर्या के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार करने हेतु संस्तुतियाँ की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी तक आपने देखा कि ऊपर सारी चीज़ें कि हमने जो है आंकड़े वगैरह इकट्ठा कर लिए। फिर थर्ड स्टेप में हमने उन आंकड़ों को क्या किया, हमने सांख्यिकी के माध्यम से, ग्राफ और तालिका के माध्यम से हमने जो है एक चार्ट तैयार कर लिया। वहाँ पे हमने केवल उसको
ग्राफ के फॉर्म में तैयार किया, यानी उसका ओवरऑल हमने विश्लेषण किया। ठीक है, सांख्यिकी की मदद से हमने उसको विश्लेषित किया। हमने बताया कि हाँ हमारा ये ग्राफ है या ये इस तरह से तालिका बन रही है, तो हमने वो एक तालिका केवल वहाँ पे बनाया थर्ड स्टेप तक। अब हम उस तालिका के आधार पे जो निष्कर्ष लेके आते हैं वो हम लेके आते हैं फोर्थ स्टेप में। यानी इसमें जो सूचनाएं हमको एकत्रित हुई, उन आंकड़ों का जब हमने विश्लेषण कर लिया तो उन विश्लेषण के पश्चात अब हम उसका विवरण जो है इस फोर्थ स्टेप में तैयार करते हैं। इसमें हम एक निष्कर्ष पर आते हैं, यानी जो विवरण हम तैयार करते हैं उस विवरणों का जो लेखन वो हमें प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आया। जैसे हमने अलग अलग विषय के जो भी हमारे पक्ष थे, हमने ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष वगैरह सब कुछ हमने जब सब कुछ जान लिया, हमने एक आंकड़ा तैयार कर लिया। मान लीजिए हमने विषय अलग अलग विषय के आंकड़े तैयार कर लिए। जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल में हमने जो है बताया था कि विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, सबके हमने एक आंकड़े तैयार कर लिए कि सबके पाठ्यक्रम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या पाठ्यक्रम कितना प्रभावपूर्ण है कि नहीं है। इसको हमने तुलना करने के लिए हमने कुछ आंकड़े बताए। फिर हमने उन आंकड़ों के माध्यम से जो एक निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष जो है इस फोर्थ स्टेप में निकालते हैं। यानी सूचनाओं के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलता है वो फोर्थ स्टेप में होता है, और उन्हीं निष्कर्षों का लेखन हम इस चरण में करते हैं। हम उस निष्कर्षों के आधार पर कुछ विवरण देते हैं, सूचनाओं का विवरण बनाते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। तो इससे हम क्या करते हैं ओवरऑल कि हम जो पाठचर्या, जो हमारा करिकुलम है वो कितना प्रभावपूर्ण है, उसकी प्रभावशीलता का मापन जो है हम उसी निष्कर्ष के आधार पर इस फोर्थ स्टेप में करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी हमको लगती है कि ज़रूरत है वहाँ पे सुधार की, पुनर्विचार की, हम उन पहलुओं पर फिर पुनर्विचार करते हैं और उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ संस्तुतियाँ भी हम जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये था आपका 4 स्टेप। तो आई होप कि आपको चारों स्टेप जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।